28 अप्रैल 2022। करेंट अफेयर्स हिंदी। नेशनल अफेयर्स। रक्षा खरीद में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डैप 2020 में संशोधन किया। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर रक्षा में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डैप 2020 में संशोधन किया गया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सक्षम करें। संशोधन निम्नलिखित के संबंध में हैं। तीनों रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की सभी आवश्यकताओं को स्वदेशी रूप से पूरा किया जाएगा। रक्षा उपकरणों का आयात या पूंजी अधिग्रहण के विदेशी उद्योग से सोर्सिंग एक अपवाद होगा और डीएसी केंद्रीय रक्षा मंत्री के विशिष्ट अनुमोदन के साथ किया जाएगा। घरेलू उद्योग को 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के अधिग्रहण के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी (आईपीबीजी) नहीं देनी होगी। घरेलू उद्योग पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए यह आईपीबीजी छूट वित्त मंत्रालय की सिफारिशों पर है। आईपीबीजी के बजाय 100 करोड़ रुपए से अधिक की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (एओएन) लागत वाले सभी अधिग्रहण मामलों के लिए बयाना राशि जमा (ईएमडी) का उपयोग बोली सुरक्षा के रूप में किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से ईएमडी की आवश्यकता नहीं है। अधिग्रहण की स्थिति में कुल ऑर्डर मात्रा को शॉर्टलिस्ट किए गए विक्रेताओं के बीच वितरित किया जाएगा ताकि देश में व्यापक भागीदारी और एक व्यापक आधार स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके। रक्षा सेवाएं तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को एक प्रमाण पत्र प्रदान करेंगी जिन्हें अनुबंध से सम्मानित नहीं किया गया है, यह पुष्टि करते हुए कि उत्पाद का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह विक्रेताओं को अन्य बाजारों का पता लगाने की अनुमति देगा। डैप 2020 की IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पद्धति के तहत खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि अधिक स्टार्टअप योगदान दे सकें। इस सरलीकरण के साथ एओएन के अनुदान से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय घटकर 22 सप्ताह हो जाएगा। मिक प्रक्रिया में समय सीमा को मौजूदा कुल समय अवधि 122-180 सप्ताह से घटाकर 101-109 सप्ताह कर दिया जाएगा। नोट: भारत ने पिछले 2 वर्षों के दौरान 310 विभिन्न हथियारों और प्रणालियों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाया है। भारत की तकनीकी ताकत का दोहन करने के लिए CSIR और ICRATE के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 25 अप्रैल 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात सरकार के प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर ICRATE उद्यमिता और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, भारत सरकार का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास निकाय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य देश की तकनीकी ताकत का उपयोग करके तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विश्व स्तर के स्टार्टअप बनाने में मदद करना है। प्रमुख बिंदु: MoU के तहत निम्नलिखित सहयोग का इरादा था। CSIR के नवाचारों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा CSIR प्रयोगशालाओं में नए स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्थापित करने में मदद करने के लिए ICRATE। CSIR ICRATE के स्टार्टअप को अपने उपकरणों, सुविधाओं के साथ साथ वैज्ञानिक जनशक्ति तक पहुंच प्रदान करता है। CSIR और ICRATE संयुक्त रूप से देश के सामने बड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए तकनीकी नवाचार आधारित वाणिज्यिक समाधान बनाने पर काम करेंगे। CSIR नवोन्मेषी स्टार्टअप को आर्थिक रूप से समर्थन देने के नए तरीके तलाशेगा। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति: इस कार्यक्रम में राजीव कुमार गुप्ता, IAS अध्यक्ष, ICRATE, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग और खान विभाग और राहुल गुप्ता, IAS, उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार की गरिमामयी उपस्थिति देखी गई। ICRATE, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी के बारे में
यह टेक इनोवेशन पर आधारित स्टार्टअप्स को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए भारत का सबसे बड़ा संस्थान है। अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, आईएएस। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, अनुपम जलोटे। मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सीएसआईआर, के बारे में। राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। महानिदेशक डॉ शेखर सी मंडे, मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एपीसीजी योजना के तहत कुछ नियमों में ढील दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-20 के तहत जारी निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (APCG) योजना प्रक्रिया पुस्तिका 2015-20 के अध्याय 5 के तहत कुछ मानदंडों में ढील दी है। 1. एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (APCG) योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाना और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। परिवर्तन क्या है? 1. APCG योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं के आयात को शुल्क मुक्त करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते निर्यातक या प्राधिकरण धारक को 6 वर्षों में मूल्य के संदर्भ में बचाए गए वास्तविक शुल्क के 6 गुना मूल्य के तैयार माल का निर्यात करना होगा। 2. निर्यात दायित्व की वार्षिक रिपोर्टिंग (EO) निर्यातकों को हर साल 30 अप्रैल के बजाय हर साल 30 जून से पहले EO दाखिल करना होता है। हालांकि, देरी होने पर 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा। 3. EO के विस्तार के लिए अनुरोध 90 दिनों की पूर्व निर्धारित अवधि के बजाय समाप्ति के 6 महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिए। हालांकि, 6 महीने और 6 साल तक EO दाखिल करने वालों से प्रति प्राधिकरण 10,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाएगा। 4. ब्लॉकवार EO के विस्तार के लिए अनुरोध भी समाप्ति के 6 महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिए, अन्यथा 6 महीने के बाद और 6 साल तक EO दाखिल करने वालों से प्रति प्राधिकरण 10,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाएगा। 5. साथ ही 6 साल के बाद EO के विस्तार के लिए किए गए आवेदनों पर 5,000 रुपये प्रति वर्ष शुल्क लगेगा। इससे पहले कोई निर्दिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, जिसके कारण विवेकाधीन व्याख्याएं होती थीं। 6. इसके अलावा, EPCG योजना के तहत मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS), रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (RODTEP), रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेविस (ROSCTL) के तहत स्क्रिप के माध्यम से सीमा शुल्क का भुगतान करने की सुविधा वापस ले ली गई है। पीएम मोदी ने पल्ली में किया 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। पल्ली भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी। प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने वे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2022 के अवसर पर अपनी पल्ली ग्राम पंचायत के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के साथ पल्ली भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। 500 kW के सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में। 1. यह परियोजना 2.75 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई थी और इसे लगभग 2-3 सप्ताह के रिकॉर्ड समय में स्थापित किया गया था। 2. संयंत्र से उत्पन्न बिजली को उस गांव में वितरित किया जाएगा जिसकी 2000 यूनिट की दैनिक मांग है। 3. 6408 वर्ग मीटर के क्षेत्र में लगाए गए 1500 सौर पैनल ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत मॉडल पंचायत के लगभग 340 घरों को स्वच्छ बिजली प्रदान करेंगे। अन्य पहल। 1. पीएम मोदी ने 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना और 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है।
जिसका निर्माण किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर किया जाएगा। ये परियोजनाएं क्षेत्र की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करेंगी। 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण लगभग 5300 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। 2. उन्होंने 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 8.45 किलोमीटर लंबी बनिहाल काजीगुंड रोड सुरंग का भी उद्घाटन किया। सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किमी और यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटे कम कर देती है। 3. उन्होंने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी, जिसे 7500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। 4. उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को 108 जन औषधि केंद्र भी समर्पित किए, जिसका उद्देश्य सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं और सर्जिकल सामान उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत 108 में से 51 केंद्र जम्मू में स्थापित हैं, जबकि 57 कश्मीर में हैं। 5. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास पहलों का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। 6. पीएम ने अमृत सरोवर मिशन भी शुरू किया है और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की राशि को सांबा, जम्मू कश्मीर में विजेता पंचायतों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया है। इंटरनेशनल अफेयर्स। भारत का सैन्य खर्च दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा, अमेरिका सबसे ऊपर, सिप्री रिपोर्ट। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री) की रिपोर्ट। हाइपरलिंक https www.cipri organization cites default files 202204 fs2204 milex20210.pdf trends in world military expenditure 2021 शीर्षक से के अनुसार भारत का $76.6 बिलियन का सैन्य खर्च दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। इसके संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) का स्थान पहला और चीन दूसरा है। रिपोर्ट का डेटा अद्यतन सिप्री सैन्य व्यय डेटाबेस पर आधारित है, जो 1949-2021 के वर्षों के लिए देश द्वारा सैन्य खर्च डेटा प्रदान करता है। 2021 में 5 सबसे बड़े खर्च करने वाले अमेरिका, चीन, भारत, यूके, यूनाइटेड किंगडम और रूस थे, जो कुल खर्च का 62% हिस्सा थे। भारतीय परिदृश्य। 1. भारत के सैन्य खर्च में 2020 से 0.9% और 2012 से 33% की वृद्धि हुई। 2. स्वदेशी हथियार उद्योग को मजबूत करने के लिए 2021 के सैन्य बजट में पूंजी परिव्यय का 64% घरेलू रूप से उत्पादित हथियारों के अधिग्रहण के लिए निर्धारित किया गया था। वैश्विक परिदृश्य। 1. 2021 में विश्व सैन्य खर्च पहली बार $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निशान को पार कर $213 बिलियन तक पहुंच गया। 2021 में वैश्विक खर्च 2020 की तुलना में 0.7% अधिक और 2012 की तुलना में 12% अधिक था। 2. यह लगातार 7वां वर्ष था जब खर्च में वृद्धि हुई। 3. मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक अवधि की वृद्धि दर में मंदी थी, हालांकि, मामूली शब्दों में, सैन्य खर्च में 6.1% की वृद्धि हुई। 4. 2021 में, विश्व सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिस्से के रूप में वैश्विक सैन्य बोझ विश्व सैन्य व्यय 0.1% अंक गिर गया, 2020 में 2.3% से 2021 में 2.2% हो गया। प्रमुख बिंदु। 1. 2021 में अमेरिकी सैन्य खर्च $801 बिलियन था, 2020 से 1.4% की गिरावट थी। इसका सैन्य बोझ 2020 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.7% से थोड़ा कम होकर 2021 में 3.5% हो गया। 2. चीन ने 2021 में अपनी सेना को अनुमानित $293 बिलियन आवंटित किए,
2020 की तुलना में 4.7% की वृद्धि रही। इसका सैन्य खर्च लगातार 27 वर्षों से बढ़ा है। बैंकिंग एंड फिनांस। अपने डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए एसबीआई कार्ड ने टीसीएस के साथ साझेदारी की। अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने की दिशा में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (एसबीआई कार्ड) भारत के सबसे बड़े प्योरप्ले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के साथ एसबीआई कार्ड की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में तेजी लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टीसीएस ग्राहकों के लिए तेज और अधिक घर्षण रहित अनुभव प्रदान करने के लिए ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और बदलना जारी रखेगी, जिसके परिणामस्वरूप उच्च ग्राहक संतुष्टि होगी। यह एसबीआई कार्ड को अपने ई-कार्ड जारी करने में वृद्धि करने, ग्राहकों को पुरस्कृत करने और कंपनी को बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त देने की भी अनुमति देगा। टीसीएस 2008 से एक दशक से अधिक समय से एसबीआई कार्ड को सेवाएं प्रदान कर रहा है और नया सौदा उस रिश्ते के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। टीसीएस और एसबीआई कार्ड के बीच रणनीतिक साझेदारी। 1. टीसीएस ने अपने प्राथमिक कार्ड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म को बदलने और 2020 में कंपनी की ब्लॉकबस्टर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) की अगुवाई में प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से को डिजिटाइज करने में एसबीआई कार्ड की सहायता की। लचीला, भविष्य के लिए तैयार मंच ग्राहक अनुभव को वैयक्तिकृत करता है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री और प्रतिधारण में वृद्धि हुई है। 2. नई तकनीकों जैसे वीडियो केवाईसी, ई-साइन फंक्शंस और एसबीआई कार्ड के स्वामित्व वाले सेल्स 24 प्लेटफॉर्म, नए खाता उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त के बीच टचअप पॉइंट के एकीकरण ने इस पूरी डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया को जटिल बना दिया। टीसीएस ने एसबीआई कार्ड के रणनीतिक साझेदार के रूप में कोविड महामारी के दौरान उच्च प्रदर्शन और स्केलेबल प्रौद्योगिकी नवाचारों को विकसित करने और विशेष रूप से कोर कार्ड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म को डिजिटल बनाने, वीडियो केवाईसी और ई-सिग्नेचर सुविधाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूर्योदय एसएफबी ने डिजिटल और एटी परिवर्तन के लिए कैनड्रिल के साथ साझेदारी की। 25 अप्रैल 2022 को सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएसएफबी) ने न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स (यूएस) स्थित कैनड्रिल के साथ हाथ मिलाया, जो 5 साल की अवधि के लिए एटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता है। इस साझेदारी के तहत कैनड्रिल बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी (एटी) डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम को संचालित करेगा, परिचालन दक्षता में सुधार करेगा और बैंक के ग्राहकों के बीच डिजिटल बैंकिंग अपनाने को बढ़ाएगा। कुल मिलाकर, कैनड्रिल बैंक की तकनीक और नेटवर्क कनेक्टिविटी का आधुनिकीकरण करेगा। प्रमुख बिंदु। 1. बैंक एक नई कोर बैंकिंग प्रणाली को तैनात करने और समर्थन करने के लिए कैनड्रिल की सलाहकार और कार्यान्वयन सेवाओं का उपयोग करेगा। 2. कैनड्रिल बैंक के महत्वपूर्ण कोर और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इकोसिस्टम का प्रबंधन करेगा और हाइब्रिड क्लाउड सेवाओं और डेटा एनालिटिक्स में गहरी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। 3. यह कैनड्रिल के साइबर रेजिलिएशन ऑर्केस्ट्रेटर का उपयोग करके सुरक्षा और लचीलापन सेवाएं भी प्रदान करेगा। सूर्योदय लघु वित्त बैंक (एसएसएफबी) के बारे में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भास्कर बाबू रामचंद्रन। टैगलाइन ए बैंक ऑफ स्माइल्स। मुख्यालय नवी मुंबई, महाराष्ट्र। एयरटेल पेमेंट्स बैंक और इंडसइंड बैंक ने एफडी की सुविधा देने के लिए समझौता किया। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों को सावधि जमा (एफडी) सुविधा प्रदान करने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर काम किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहक एयरटेल थैंक्स मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके कुछ ही मिनटों में 500 रुपये से 190000 रुपये तक शुरू होने वाली एफडी खोल सकते हैं। इस सहयोग के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बचत खाते के ग्राहकों को 6.5% तक की वार्षिक ब्याज दर प्राप्त होगी और वरिष्ठ लोगों को सभी सावधि जमा पर अतिरिक्त 0.5% प्राप्त होगा। प्रमुख बिंदु।
1. एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहक 1, 2 या 3 साल की निश्चित अवधि के लिए कई एफडी बुक कर सकेंगे। 2. ग्राहक एफडी की परिपक्वता तिथि से पहले एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से जल्दी निकासी के लिए किसी भी दंड या प्रसंस्करण शुल्क के बिना भंग कर सकते हैं। मिनटों के भीतर निवेश की गई राशि संबंधित खाते में वापस कर दी जाएगी। 3. सावधि जमा एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, क्योंकि वे ग्राहक के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करते हैं। 4. यह साझेदारी इंडसइंड बैंक को पूरे भारत में ग्राहकों को सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया प्रदान करने के साथ साथ उनकी निवेश आवश्यकताओं के लिए एक समग्र समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाती है। इंडसइंड बैंक के बारे में एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया। स्थापना 1994। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में यह भारत का पहला पेमेंट्स बैंक है, जिसे 2017 में भारत के सबसे बड़े दूरसंचार प्रदाता भारती एयरटेल द्वारा लॉन्च किया गया था। एमडी और सीईओ अनुव्रत बिस्वास। मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। 1. लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022, मैक्स वेरस्टैपेन और एलेन थॉम्पसन-हेरा ने शीर्ष सम्मान जीते। वे वार्षिक लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022, लॉरियस 22 के विजेताओं की घोषणा सेविले, स्पेन से प्रसारित एक डिजिटल समारोह में की गई। 2021 फॉर्मूला 1 F1 विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टैपेन, बेल्जियमर्च रेसिंग ड्राइवर और जमैका ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉम्पसन-हेरा ने क्रमशः वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 और वर्ष 2022 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन जीता है। यह मैक्स वेरस्टैपेन का पहला लॉरियस पुरस्कार और उनका दूसरा नामांकन है। मेजबान 2022 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह की मेजबानी ओलंपियन लिंडसे वॉन ने की, जो अब तक की सबसे महान महिला स्कीयर हैं। हाइपरलिंक https://FFAIRSCLOUD.com 23% A0% A4% B5% A0% A4% B% A0% A4% 82% A0% रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी वॉरेन बफेट को पछाड़ते हुए वें स्थान पर। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी की कुल संपत्ति 122.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (US डॉलर) होने का अनुमान है, जबकि बफेट की 121.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। समूह में 7 सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जैसे अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी विल्मर। अडानी विल्मर से 235% का रिटर्न मिला है, जबकि अडानी पावर ने 170% और अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी 110% की बढ़त हासिल की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021-24 लेखकों, नाटककारों और उपन्यासकारों को प्रदान किए गए। मार्च 2022 में 24 प्रख्यात लेखकों, नाटककारों, कवियों और उपन्यासकारों को नई दिल्ली, दिल्ली में हाइपरलिंक https://HITYIKIDEMI.gov/in PDF//HITYIKIDEMI/AWARDS21.PDF साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर कंबर ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया और 1 लाख रुपए का चेक, एक शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। पुरस्कार पाने वालों में गुजराती कवि यज्ञेश दवे, गांध मंजूषा कविता, मैथिली उपन्यासकार जगदीश प्रसाद मंडल, पंगु उपन्यास, मणिपुरी लेखक और आलोचक थोकचोम इबोहनबी सिंह, मणिपुरीदा पुंशी वारिगी साहित्य आलोचना और उर्दू कवि चंदर भानक्याल, ताजा हवा की तबीशेन कविता शामिल हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ लेखन को मान्यता देता है। हाइपरलिंक
https://FFIRSCLOUD.com/SHITYVIAKIDEMIADWARDSYUVAPURSCARD साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 20 भाषाओं के लिए के विजेताओं की घोषणा दिसंबर 2021 में की गई और फरवरी 2022 में गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू के विजेताओं की घोषणा की गई। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। स्लोवेनियाई चुनाव में लिबरल नवागंतुक रॉबर्ट गोलोब ने 3 बार के प्रधानमंत्री जनेज जनसा को हराया। लिबरल फ्रीडम मूवमेंट पार्टी के रॉबर्ट गोलोब ने 24 अप्रैल 2022 को आयोजित स्लोवेनियाई संसदीय चुनावों में स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीएस) से संबंधित 3 बार के प्रधानमंत्री (पीएम) जनेज जनसा को हराया। आंकड़े 1. राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 99% मतों की गिनती हुई। रॉबर्ट गोलोब के नेतृत्व वाली लिबरल फ्रीडम मूवमेंट पार्टी ने लगभग 34% वोट हासिल किए, जबकि एसडीएस पार्टी से संबंधित जनेज जनसा ने लगभग 24% वोट हासिल किए। 2. अन्य पार्टियों जैसे न्यू स्लोवेनिया क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी ने लगभग 8% वोट हासिल किए। इसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 6% से अधिक वोट हासिल किए और लेफ्ट पार्टी ने लगभग 4% वोट हासिल किए। 3. स्लोवेनियाई संसद में 90 सीटों में से 40 सीटों पर जीत हासिल करने वाली फ्रीडम मूवमेंट पार्टी 7 सीटों वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और वामपंथी पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन करेगी, जिससे वामपंथी पार्टियों का एक व्यापक गठबंधन बनेगा। स्लोवेनिया के बारे में। राजधानी जुब्लजाना, स्लोवेनिया। राष्ट्रपति बोरुत पहोरो। मुद्रा यूरो। एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। एलोन मस्क ने लगभग 44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किया। टेस्ला के सह-संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 26 अप्रैल 2022 तक एलोन मस्क ने लगभग 44 बिलियन में 54.20 मूल्य के शेयरों के साथ सोशल नेटवर्किंग सेवा ट्विटर इंक का अधिग्रहण किया है। अब कंपनी को प्राइवेट रखा जाएगा। इसके लिए ऑल कैश डील इस साल के अंत में पूरी होने की उम्मीद है। प्रमुख बिंदु 1. इलोन मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला इंक और एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। 2. अधिग्रहित कंपनी के लिए उनकी इच्छा सूची में एडिट बटन, फ्री स्पीच, स्पैम बॉट और एल्गोरिथम में बदलाव शामिल हैं। 3. इस सौदे के तहत उन्होंने 25.5 बिलियन का ऋण और मार्जिन ऋण वित्तपोषण हासिल किया और सौदे को निधि देने के लिए लगभग $21 बिलियन की इक्विटी प्रदान करेंगे। ट्विटर के बारे में। 1. इसे मार्च 2006 में जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, बिजस्टोन और इवान विलियम्स द्वारा बनाया गया था और जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। 3. वर्तमान ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारतीय नौसेना और आईएएफ ने इंस दिल्ली और SU-30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 19 अप्रैल 2022 को भारतीय नौसेना ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी शिप इंस दिल्ली से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एक उन्नत मॉड्यूलर लॉन्चर से इंस दिल्ली द्वारा सफल पहली ब्रह्मोस फायरिंग ने ब्रह्मोस की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन किया, जबकि फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म से एकीकृत नेटवर्क केंद्रित संचालन को भी मान्य किया। उसी दिन भारतीय वायुसेना (IAF) ने पूर्वी समुद्र तट पर फ्रंटलाइन फाइटर जेट सुखोई SU-30 MKI से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इससे पहले 5 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना ने स्टील्थ विध्वंसक इंस चेन्नई से हिंद महासागर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। नोट: ब्रह्मोस एयरोस्पेस एक भारत-रूस संयुक्त उद्यम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है, जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।
स्पोर्ट्स। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कुल 17 पदक हासिल किए। 30 सदस्यीय भारतीय दल ने 19 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के वे संस्करण में भाग लिया, जिसमें भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, जिसमें स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक शामिल हैं। स्वर्ण पदक विजेता रवि कुमार दहिया पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं, जिन्होंने तकनीकी श्रेष्ठता पर कजाकिस्तान के राखत कलजान को हराया। रवि कुमार 2020 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अलमाटी, कजाकिस्तान और 2022 में उलानबटार, मंगोलिया में क्रमशः 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अबिचुरी। मेघालय के पूर्व सीएम जेडी रिम्बाई का निधन हो गया। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम जेम्स ग्रिंगवेल रिम्बाई का 21 अप्रैल 2022 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1934 को मेघालय में हुआ था। मेघालय सरकार ने उनके दुख और आकस्मिक निधन के सम्मान में 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 तक 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की थी। राजकीय शोक की अवधि के दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं था और राज्य भर के सभी सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ था। जेम्स ग्रिंगवेल रिम्बाई के बारे में 1. उन्होंने पहली बार 1983 में राजनीति में प्रवेश किया, जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर जिरांग निर्वाचन क्षेत्र से मेघालय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और बाद में उन्हें विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2. 1993 में वह मेघालय विधानसभा के लिए स्पीकर के रूप में चुने गए। वह 1998 से कई सरकारी मंत्रालयों के प्रभारी हैं। 3. 1993, 1998 और 2003 में उन्होंने मेघालय के रिभोई जिले के जिराग विधानसभा क्षेत्र से एमएलए के रूप में लगातार 3 बार जीत हासिल की। 4. 15 जून 2006 को अनुभवी राजनेता मेघालय के मुख्यमंत्री चुने गए और मार्च 2007 तक सेवा की। बुक्स एंड ऑथर्स। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने रोजर फालीगोट की पुस्तक चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग प्रकाशित की। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने फ्रांसीसी पत्रकार रोजर फालीगोट द्वारा लिखित और लेखक, संपादक और अनुवादक नताशा लेहरर द्वारा अनुवादित चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग नामक एक नई पुस्तक प्रकाशित की है। पुस्तक की प्रस्तावना भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&A के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद द्वारा लिखी गई है। पुस्तक चाइनीज स्पाइज मूल रूप से 2008 में फ्रेंच में प्रकाशित हुई थी और बाद में नताशा लेहरर द्वारा अद्यतन चौथे संस्करण से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। किताब के बारे में 1. पुस्तक चीनी जासूसी से जुड़े खंडों और देश की खुफिया एजेंसियों और पार्टी नेतृत्व के बीच संबंधों के साथ आधुनिक चीनी गुप्त सेवा के इतिहास का पता लगाती है। 2. पुस्तक चीनी खुफिया एजेंसियों के विश्वसनीय और सुलभ खाते प्रदान करती है और न्यू सिल्क रोड, वर्तमान वैश्विक आर्थिक युद्ध, इंटरनेट पर लड़ाई और इस्लामी आतंकवाद से संबंधित गुप्त संचालन को कवर करती है। 3. पुस्तक में 1949 में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना से लेकर 2020 की कोविड महामारी तक की सभी प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है। रोजर फालीगोट के बारे में 1. एक खोजी पत्रकार रोजर फालीगोट ने यूरोपीय और एशियाई खुफिया पर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें द चाइनीज माफिया इन यूरोप एंड ला पिसिन, फ्रांस की गुप्त सेवा का पहला इतिहास शामिल है। 2. उन्होंने 1993 से 2018 तक द यूरोपियन के लिए सुदूर पूर्व संवाददाता और इंटेलिजेंस ऑनलाइन के लिए एक संवाददाता के रूप में काम किया है। इम्पोर्टेंट डेज। विश्व पेंगुइन दिवस 2022 25 अप्रैल।
विश्व पेंगुइन दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले पेंगुइन, अद्वितीय, जलीय, उड़ान रहित पक्षियों को मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पेंगुइन के सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना भी है। अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर गठबंधन (ASOC) के अनुसार 25 अप्रैल एडेली पेंगुइन के वार्षिक उत्तरी प्रवास के साथ मेल खाता है। पेंगुइन की एक प्रजाति जो अंटार्कटिका के मूल निवासी है। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 2022 26 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र (UN) का अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को दुनिया भर में 1986 के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपदा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो इतिहास की सबसे गंभीर परमाणु दुर्घटनाओं में से एक है। 26 अप्रैल 2022 को चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर आपदा की 20वीं वर्षगांठ है, जो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। यह दिन चेरनोबिल आपदा के दीर्घकालिक परिणामों और परमाणु ऊर्जा के जोखिमों के बारे में जागरूकता भी पैदा करता है। पृष्ठभूमि 1. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 8 दिसंबर 2016 को संकल्प अरेस 71125 को अपनाया और 2017 से शुरू होने वाले हर साल 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया। 26 अप्रैल 2017 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व IP दिवस, प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है, ताकि आम जनता को नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और IP की सामान्य समझ को बढ़ाने में बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों की भूमिका के बारे में सूचित किया जा सके। इस दिन का उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 का विषय IP एंड यूथ, इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर है। पृष्ठभूमि 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सदस्य देशों बौद्धिक संपदा नीति, सेवाओं, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच ने 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में नामित किया। पहली बार विश्व IP दिवस 26 अप्रैल 2001 को मनाया गया था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के बारे में। WIPO संयुक्त राष्ट्र की एक स्ववित्त पोषित एजेंसी है। महानिदेशक डैरेन टैंग। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य राज्य 193। स्थापित 1967। स्टेट न्यूज। MOCA और हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी में नागचला हवाई अड्डे के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 25 अप्रैल 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA और हिमाचल प्रदेश सरकार HP ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नागचला में 900 करोड़ रुपए भूमि को छोड़कर की परियोजना लागत के साथ एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति। हस्ताक्षर समारोह को ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री और जय राम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री COM के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI, MOCA और HP सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मानित किया। प्रमुख बिंदु। नागचला HP में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास AI और HP सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी JVC के माध्यम से होगा। 2 हवाई अड्डे को 3150 मीटर के प्रस्तावित रनवे के साथ विकसित किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 515 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बारे में। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्वाचन क्षेत्र राज्यसभा मध्य प्रदेश। राज्य मंत्री MOS,
डॉ विजय कुमार सिंह, निर्वाचन क्षेत्र गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। वन्यजीव अभयारण्य WSS, मजथल वन्यजीव अभयारण्य, मनाली वन्यजीव अभयारण्य, नरगू वन्यजीव अभयारण्य। त्योहार फागली महोत्सव, बसंत पंचमी, लोसर महोत्सव। नोट: हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में 3 हवाई अड्डे और कंगनीधर, शिमला, रामपुर, बद्दी और SAC, मनाली में 5 हेलीपोर्ट हैं, जो विकसित या विकसित किए जा रहे हैं, जो राज्य के पर्यटन उद्योग को एक बार पूरा करने के बाद बड़े पैमाने पर बढ़ावा देंगे।